नमस्कार साथियों, एंटरटेनमेंट शो पर आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन उन्हें समय से मिल सके। तो एक बार फिर हम पुनः हाजिर हो चुके हैं यूपी टेट सी टेट BEO 2020 की श्रृंखला लेकर, जिसमें आज हम लेकर आए करंट अफेयर की दूसरी श्रृंखला सीरीज़ पार्ट 2। तो ये जुलाई माह की करंट अफेयर है, इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हमने जो है 30 प्रश्नों का एक सीरीज बनाई है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सभी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न जो है हमारा, 100% घरों में गैस देने वाला देश का पहला राज्य है। तो इसके विकल्प हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो इसका आपका विकल्प जो है सी, हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही उत्तर है। हिमाचल प्रदेश 100% घरों में LPG कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यहाँ सभी राज्य के सभी घरों में सरकारी योजनाओं के परिणामस्वरूप LPG कनेक्शन उपलब्ध हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, इस चीज़ पे गौर कीजिएगा, जयराम ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं जयराम ठाकुर ने 6 जुलाई 2020 को इसकी घोषणा की थी। तो 100% घरों में LPG गैस देने वाला कौन है? हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न लेते हैं हम, मध्य प्रदेश में किस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इंतजार आपका अभियान शुरू किया गया है? इस्पात उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, पर्यटक उद्योग या कपड़ा उद्योग। तो इसका जो हमारा विकल्प है सी, पर्यटक उद्योग, सही उत्तर है। कोविड-19 के चलते पर्यटकों की कमी की मार झेल रहे पर्यटन उद्योग को गति देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने नया सोशल मीडिया अभियान शुरू किया है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इंतजार आपका। तो ये पर्यटकों को लुभाने के लिए एक सोशल प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने ये अभियान शुरू किया है, जिसका नाम है इंतजार आपका। अगला प्रश्न हमारा, फिनो पेमेंट्स बैंक ने नाबालिग बच्चों के लिए क्या लॉन्च किया है? तो स्कॉलरशिप योजना, बचत खाता, मोबाइल ऐप या पेमेंट गेटवे। तो इसका जो हमारा उत्तर है बी, बचत खाता, सेविंग अकाउंट। फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने 6 जुलाई 2020 को 10 साल से अधिक एवं 18 साल से कम उम्र वाले नाबालिग बच्चों के लिए बचत खाता भविष्य लॉन्च किया है। इसमें बच्चों की ज़रूरत को ध्यान में रखकर अकाउंट खुलवाया जा सकता है। जो ये बचत खाता योजना है, जिसका नाम उन्होंने दिया है भविष्य, ये बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसमें बच्चों के अकाउंट जो हैं खुलवाए जा सकते हैं, जिसका वो प्रयोग भविष्य में कर सकें। अगला प्रश्न हमारा, दिल्ली सरकार ने 10 जुलाई 2020 से शुरू हुए पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है? 21 लाख, 31 लाख, 11 लाख या 51 लाख। तो इसका जो हमारा सही विकल्प है बी, 31 लाख। दिल्ली सरकार ने 10 जुलाई 2020 को अपने मेगा वृक्षारोपण अभियान पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ की शुरुआत की। यह अभियान आगामी 26 जुलाई 2020 तक चलेगा। इस अभियान के तहत लगभग 20 लाख छोटे बड़े पौधे लगाए जाएंगे। इसके अलावा 11 लाख छोटी बड़ी झाड़ियाँ, छोटे पौधे व दवाई के पौधे भी लगाए जाएंगे। इस अभियान की शुरुआत जो है वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने की थी। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में भारतीय कंपनी लॉयल टेक्सटाइल मिल ने दुनिया का पहला रीयूजेबल PPE किट लॉन्च किया है। इसे क्या नाम दिया गया है? वायरल प्रोटेक्शन, किल कोरोना, सेफ्टी शील्ड या वायरल शील्ड। तो इसका नाम जो दिया है उन्होंने वायरल शील्ड। तमिलनाडु की जो लॉयल टेक्सटाइल मिल है 10 जुलाई 2020 को दुनिया का पहला रीयूजेबल PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पूछा जा सकता है PPE की फुल फॉर्म क्या है? तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बोलते हैं जिसको, किट भारत में लॉन्च किया। कंपनी ने इसे वायरल शील्ड नाम दिया है। यह किट कोविड-19 से बचाव में लगे कोरोना वॉरियर्स को काफ़ी सुविधाप्रद होगा। अभी तक जो आपकी PPE किट आ रही थी वो रीयूजेबल नहीं थी। अगर एक बार उसको यूज़ कर लिया तो उसको फेंकना पड़ता था। तो लेकिन अभी जो कंपनी है ये लॉयल टेक्सटाइल मिल, इसने जो बनाई है वायरल शील्ड, ये रीयूजेबल है, मतलब इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग ज़्यादातर जानते होंगे 11 जुलाई, 11 अगस्त, 11 सितंबर या 11 अक्टूबर। तो इसका जो सही उत्तर हमारा 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। दुनिया भर में जनसंख्या वृद्धि की समस्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1989 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। 11 जुलाई 1989 को विश्व की जनसंख्या ने 5 अरब का आंकड़ा पार किया था। तो यही बात याद दिलाने के लिए लोगों को कि भाई हमारी जो पॉपुलेशन है बढ़ रही है, इसको कंट्रोल करना, इसको नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। तो 11 जुलाई से
11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाने लगा। अगली तरफ प्रश्न हमारा जो है, भारत और अफगानिस्तान के बीच 5 जुलाई को 5 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। ये समझौते किससे संबंधित हैं? व्यापारिक विकास से, सांस्कृतिक आदान प्रदान से, पनबिजली योजना से, या शिक्षा के बुनियादी ढांचे से। तो इसका जो हमारा विकल्प है डी, शिक्षा के बुनियादी ढांचे से। क्या हुआ था इसमें? भारत और अफगानिस्तान के बीच 5 जुलाई 2020 को 5 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत अफगानिस्तान के 5 प्रांतों में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए भारत मदद करेगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच 5 जुलाई 2020 को 5 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। जो बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा है, उसको मजबूत बनाने के लिए भारत और अफगानिस्तान के बीच में ये समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे, शिक्षा के बुनियादी ढांचे से। अगला प्रश्न हमारा, बीसीसीआई के पहले सीईओ का नाम, जिन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली, अनुराग ठाकुर या राहुल जौहरी। तो राहुल द्रविड़ सभी को पता होगा कि वो जूनियर टीम के कोच हैं। सौरभ गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। अनुराग ठाकुर बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष थे। और राहुल जौहरी ही पहले सीईओ थे, जो बीसीसीआई के पहले सीईओ थे, जिन्होंने अब इस्तीफा दे दिया। तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जौहरी का इस्तीफा 9 जुलाई 2020 को मंजूर कर लिया गया। जौहरी ने 27 दिसंबर 2019 को इस्तीफा दे दिया था। जौहरी ने 1 जून 2016 से अपना पदभार संभाला था। उनका कार्यकाल वर्ष 2021 तक था। तो अगर पूछा जाए कि बीसीसीआई के पहले सीईओ कौन थे, तो राहुल जौहरी थे। किसने हाल ही में इस्तीफा दिया? राहुल जौहरी ने दिया। अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली हैं। राहुल द्रविड़ कौन है? तो वो जूनियर टीम के कोच हैं। अगला प्रश्न हमारा, ऑस्ट्रिया फार्मूला 1 के रेस के विजेता हैं। कौन है? लुइस हैमिल्टन, वॉल्टेरी बोटास, मैक्स वर्स्टेटापेन, अलेक्जेंड्राल अल्बोन। तो इसका हमारा जो बी विकल्प है, वॉल्टेरी बोटास, ये है हमारा। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया फार्मूला 1 रेस में 5 जुलाई 2020 को फिनलैंड के वाल्टेरी बोटास बने विजेता रहे। वहीं विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन 5 सेकंड की टाइम पेनल्टी के कारण चौथे स्थान पर रहे। अगले प्रश्न की तरफ, भारतीय एथलेटिक्स के किस मुख्य कोच को 25 वर्ष बाद ऊपरी आयु के कारण पद छोड़ना पड़ा? मोहन गहलोत, राहुल त्यागी, अनमोल सिंह या बहादुर सिंह। तो इसका हमारा जो विकल्प है डी, बहादुर सिंह। क्या है? डी, बहादुर सिंह। तो भारतीय एथलेटिक्स के मुख्य कोच बहादुर सिंह को 25 साल तक सेवा देने के बाद ऊपरी आयु सीमा के कारण पद छोड़ना पड़ा। बहादुर सिंह ने 1980 में मास्को ओलंपिक में भाग लिया था। उन्हें 1976 में अर्जुन तथा 1998 में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था और इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। तो जो एथलेटिक्स के कोच थे बहादुर सिंह, इनको ओवर एज हो जाने के कारण, इन्होंने 25 साल की सेवा की, ओवर एज हो जाने के कारण इनको पद छोड़ना पड़ा। अगला प्रश्न है, सीबीएसई ने छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण देने हेतु किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की साझेदारी की है? ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब या फेसबुक। तो इसका जो विकल्प है हमारा डी, फेसबुक। फेसबुक के साथ सीबीएसई बोर्ड ने जो है एक करार किया है, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक छात्रों को तथा शिक्षकों को डिजिटल सुरक्षा, ऑनलाइन स्वास्थ्य और ऑगमेंटेड रियलिटी पर पाठ्यक्रम शुरू करेंगे। कोरोना के चलते जो हमारी पढ़ाई प्रभावित हुई है, उसके बचाव के लिए जो है सीबीएसई और फेसबुक ने मिलकर करार किया है कि वो ऑनलाइन स्वास्थ्य ऑगमेंटेड रियलिटी पर पाठ्यक्रम शुरू करेंगे। अगला प्रश्न हमारा, किस नेपाली सांसद को भारत के पक्ष में बोलने पर सांसद के पद से बर्खास्त किया गया? प्रभु शाह, मातृका यादव, सरिता गिरी या संजय थापा। तो इसका जो हमारा विकल्प है सी, सरिता गिरी। सी, सरिता गिरी। नेपाल की जनता समाजवादी पार्टी की सांसद सरिता गिरी को 9 जुलाई 2020 को सांसद पद से औपचारिक रूप से बर्खास्त कर दिया गया। सरिता को संसद में नेपाल के मानचित्र में भारतीय क्षेत्र को शामिल करने के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। अभी आप सभी लोग जानते होंगे इस समय जो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है कि नेपाल ने एक नक्शा पेश किया है, विवादित नक्शा, जिसमें उसने भारत की कुछ हिस्से को अपनी सीमा में दर्शाया है। तो उसी के चलते जो है बड़ा विवाद की स्थिति बनी हुई है। तो अब वो जो सरिता गिरी जो वहाँ की सांसद है, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, तो उनको सांसद पद से क्या कर दिया गया? बर्खास्त कर दिया गया। अगला प्रश्न हमारा, गंगा नदी के सुधार के लिए विश्व बैंक ने कितनी राशि मंजूर की है? 200 मिलियन, 300 मिलियन डॉलर, 400 मिलियन या 500 मिलियन। तो इसका हमारा सी विकल्प सही है, 400 मिलियन डॉलर। तो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक ने जो 400 मिलियन डॉलर की सहायता दी है। विश्व बैंक ने 29 जून 2020 को इसकी घोषणा की। इससे गंगा नदी में प्रदूषण रोकने में मदद मिलेगी। जो ये मदद है 400 मिलियन डॉलर की, इससे गंगा नदी को साफ करने में बेहद सहायता मिलेगी। नया अगला प्रश्न हमारा, हॉकी इंडिया के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? राजेंद्र सिंह, ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम,
मोहम्मद मुश्ताक अहमद या रानी रामपाल। तो मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निगोम बाम को हॉकी इंडिया का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हॉकी इंडिया भारत में हॉकी खेलों के आयोजन एवं संचालन के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था है। जैसे बीसीसीआई क्रिकेट की संस्था है, ऐसी हॉकी इंडिया जो है हॉकी की सर्वोच्च संस्था है भारत की। तो इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, कार्यकारी अध्यक्ष, सॉरी, अब इनको पूर्णकालिक नहीं किया गया है, कार्यकारी हैं। तो ये हैं आपके ज्ञानेंद्रो निगोम बाम। अगला प्रश्न हमारा, किस देश ने हाल ही दूरदर्शन को छोड़ के सभी भारतीय समाचार चैनलों का प्रसारण रोक दिया है? नेपाल, पाकिस्तान, चीन या श्रीलंका? तो इसका जो विकल्प है हमारा ए नेपाल। नेपाल ने दूरदर्शन को छोड़ के अन्य सभी भारतीय समाचार चैनलों का प्रसारण बंद कर लिया। नेपाल ने ऐसा करते हुए आरोप लगाया कि भारतीय समाचार चैनल ऐसी खबरें दिखा रहे हैं जिससे देश की राष्ट्रीय भावनाएं आहत हो रही। वही सीमा विवाद के मामले को लेकर जो है नेपाल ने दूरदर्शन को छोड़ के भारत के सारे चैनलों का प्रसारण रोक दिया है। अगला प्रश्न, भारत की सहायता से नेपाल में बने संस्कृत विद्यालय का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? श्री सप्तमयी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय, विद्या भारती संस्कृत विद्यालय, संदीपनी संस्कृत विद्यालय या श्री विद्या गुरुकुल संस्कृत विद्यालय? तो इसका हमारा जो सही विकल्प है ए, श्री सप्तमयी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय। इसके नवनिर्मित 4 मंजिला भवन का उद्घाटन 6 जुलाई 2020 को किया गया। अगला प्रश्न हमारा, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में बनने जा रहा है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान या तमिलनाडु? तो इसका जो हमारा विकल्प सी सही है, राजस्थान। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम राजस्थान में बनेगा। यह स्टेडियम 100 एकड़ ज़मीन में बनेगा। इस पर करीब 350 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्टेडियम का निर्माण राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन RCA करवा रहा है और इसमें जो इसकी क्षमता होगी दर्शकों की वो 75,000 दर्शक बैठ सकेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। IFSCA का पहला चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? IFSC का मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी का पहला चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? सनुज कुलश्रेष्ठ, जयंती श्रीनिवास, S श्रीनिवासन या विशाल राजन? तो इसका हमारा जो विकल्प है बी, इंजेती श्रीनिवास। नवगठित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी में इंजेती श्रीनिवास को इसका पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? मध्य प्रदेश के रीवा जिले में, राजस्थान के जोधपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में या बिहार के भागलपुर जिले में? तो इसका विकल्प है हमारा ए, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में गुड़ में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन 10 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। यह 750 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा संयंत्र रीवा से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। इसकी क्षमता कितनी है? 750 मेगावाट। कहाँ है ये? मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। ठीक है, अगला प्रश्न, कोरोना महामारी के दौरान विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना ने किस नाम से अभियान चलाया? ऑपरेशन आरोग्य सेतु, ऑपरेशन राम सेतु, ऑपरेशन सागर सत्कार या ऑपरेशन समुद्र सेतु? तो इसका हमारा जो विकल्प है डी, ऑपरेशन समुद्र सेतु। कोरोना महामारी के चलते भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया। 5 मई 2020 को शुरू हुए 55 दिन के अभियान में भारतीय नौसेना विदेशों से 3,992 भारतीय नागरिकों को वापस लाई। कोरोना के दौरान जो भी भारतीय नागरिक विदेशों में फंस गए थे उनको हवाई जहाज़ के द्वारा, नौसेना के द्वारा और अन्य माध्यमों से देश में लाया गया। तो उसी क्रम में ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वारा जो नौसेना ने 55 दिनों का अभियान चलाकर 3,992 भारतीयों को वापस देश में लाने का अद्भुत कार्य किया। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य तय किया है? 2025, 2030, 2035 या 2040? तो इसका हमारा जो विकल्प है बी, 2030 तक। भारतीय रेलवे अपनी खाली पड़ी ज़मीनों पर सोलर पावर प्लांट लगाएगा। रेलवे ने साल 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बनने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए रेलवे ने अपनी ज़मीनों पर सोलर प्लांट लगाने के टेंडर भी देने शुरू कर दिए हैं। तो जीरो कार्बन एमिशन का मतलब जो कार्बन का उत्पादन होता है, उत्पादन का मतलब जो कार्बन बनता है उसका जो रेट है वो ज़ीरो हो जाए। तो उसके लिए सोलर पावर प्लांट
हर स्टेशन पे हर जगह लगाए जा रहे हैं, तो उसके लिए टेंडर भी रेलवे ने देने शुरू कर दिए हैं और उसने कहा है कि वर्ष 2030 तक हम जो ये कार्बन एमिशन का रेट है उसको ज़ीरो कर देंगे। अगला प्रश्न हमारा, भूमिहीन किसानों को ऋण देने के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू की योजना का नाम है खेतीहर योजना, बलराम योजना, कृषक कल्याण योजना या कृषि विकास योजना। तो इसका विकल्प है सी बी बलराम योजना, बी बलराम योजना। भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण देने के लिए ओडिशा सरकार ने बलराम योजना शुरू की। इसके तहत कोविड-19 महामारी के कारण मुश्किलों का सामना कर रहे करीब 7 लाख भूमिहीन किसानों को 1040 करोड़ का कर्ज दिया जाएगा। क्या नाम है इसका? बलराम योजना। अगला हमारा जो है, देश का पहला वर्चुअल इंक्यूबेशन प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन, तो इसका जो हमारा विकल्प है बी, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने देश का पहला वर्चुअल इंक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। इंक्यूबेशन प्रोग्राम सामान्यतः नए व्यवसायियों को आवश्यक सहायता एवं वित्तीय व तकनीकी सेवाएं प्रदान करके उन्हें विकसित करने में मदद करने के उद्देश्य से प्रायोजित किए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, फोर्ब्स की सूची रियल टाइम बिलियनियर्स की रैंकिंग में किस भारतीय उद्योगपति ने 7वां स्थान प्राप्त किया है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसके विकल्प जो है हमारे, मुकेश अंबानी, अजीज प्रेमजी, रतन टाटा या राधा कृष्ण दमानी। तो इसका जो हमारा विकल्प है ए, मुकेश अंबानी। तो प्रतिष्ठित अमेरिकी वाणिज्यिक पत्रिका फोर्ब्स द्वारा 10 जुलाई 2020 को जारी की गई रियल टाइम बिलियनियर्स की रैंकिंग में मुकेश अंबानी दुनिया के 7वें नंबर के धनी व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न, किस बैंक ने लोन देने के लिए लोन इन सेकंड सेवा लॉन्च की है? SBI, यस बैंक, ICICI या HDFC? तो इसका विकल्प है हमारा बी, यस बैंक। प्राइवेट क्षेत्र के बैंक यस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए लोन इन सेकंड सेवा शुरू की है। इसके जरिए बैंक के प्री अप्रूव्ड लायबिलिटी अकाउंट होल्डर्स को रिटेल हाथों हाथ लोन मिल सकेगा। कौन सा? यस बैंक। अगला प्रश्न हमारा, किस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में विकसित करने का निर्णय किया है? असम, पंजाब, कर्नाटक या तमिलनाडु? तो इसका हमारा जो विकल्प है ए, असम। असम सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में विकसित करने का निर्णय किया है। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल 111.942 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न जो है हमारा, किस भारतीय लेखक को 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स सम्मान के लिए नामित किया गया है? तो विकल्प हमारे चेतन भगत, सुहास गिल, विश्वास नागर या सिद्धार्थ मुखर्जी। तो इसका हमारा सही उत्तर है डी, सिद्धार्थ मुखर्जी। पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय अमेरिकी लेखक और ऑन्कोलॉजिस्ट सिद्धार्थ मुखर्जी को कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स सम्मान के लिए नामित किया गया है। कौन है? सिद्धार्थ मुखर्जी। अगला प्रश्न हमारा, फ्रांस का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? फ्रांस का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? जीन कॉस्टेक्स, इमैनुअल मैक्रो, एडवर्ड फिलिप या एडवर्ड एंडरसन? तो इसका हमारा सही उत्तर है ए, जीन कॉस्टेक्स। जीन कॉस्टेक्स फ्रांस के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। 3 जुलाई 2020 को राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने उन्हें इस पद पर नियुक्त किया। कॉस्टेक्स ने निवर्तमान प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप का स्थान लिया है, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। फ्रांस में प्रधानमंत्री का चयन राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल का और सरकार का गठन करते हैं। तो फ्रांस के अगर राष्ट्रपति की बात करें तो इमैनुअल मैक्रो हैं, और अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो जीन कास्टेक्स जो है नवनिर्मित हैं। अगला प्रश्न, मशहूर कॉमेडियन जगदीप ने 1975 में आई शोले फिल्म के किस किरदार से नाम कमाया? बीरू, जय, सुरमा भोपाली या ठाकुर? तो इसका हमारा विकल्प है सुरमा भोपाली। सुरमा भोपाली का किरदार बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था, तो वो जो है जगदीप जो कॉमेडियन थे उन्होंने निभाया था। भारतीय सिनेमा जगत के मशहूर कॉमेडियन जगदीप जाफरी का 8 जुलाई को मुंबई में निधन हो गया। उन्होंने 1975 में आई अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र अभिनीत फिल्म शोले में सुरमा भोपाली का किरदार निभाकर काफ़ी नाम कमाया था, और इनका वास्तविक नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी था। अगला प्रश्न हमारा, किसने जांच के नमूनों को सुरक्षित रखने के लिए आधुनिक तकनीक युक्त नई मशीन लॉन्च की है? DRDO, IIT बॉम्बे, बिट्स प्लानी या माईलैब? तो इसका जो उत्तर है हमारा माईलैब। बीमारी पड़ताल के लिए जाने वाले नमूनों को सुरक्षित रखने के लिए पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया
और माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस कंपनी ने कार्टेज आधारित मशीन लॉन्च की है। किसने? माईलैब ने। किसके साथ मिलकर? पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। अगला प्रश्न हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 अस्पताल भारत में कहाँ बनाया गया? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या कोलकाता? तो इसका हमारा जो सही उत्तर है बी ऑप्शन, दिल्ली में। दिल्ली में बनाया गया सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर और अस्पताल दुनिया का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल है। इसमें 10,000 बिस्तर हैं। यह दक्षिण दिल्ली के छतरपुर क्षेत्र में स्थित है। तो दिल्ली में विश्व का दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 अस्पताल। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय और यूरोपीय संघ यूरोपियन यूनियन बोलते हैं जिसको कब 15वां शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा? 15 अगस्त 2020, 15 अक्टूबर, 15 जुलाई या 28 जुलाई? तो इसका हमारा जो विकल्प है सी, 15 जुलाई। भारत और यूरोपीय संघ का 15वां शिखर सम्मेलन 15 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। पहले यह वर्ष 2020 की शुरुआत में प्रस्तावित था, लेकिन कोविड-19 के चलते ये टल गया था। तो कोविड-19 के चलते ये टल गया और इसको अब जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पूरा किया जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, केंद्र सरकार ने हाल ही में कुशल कामगारों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? अनंत, व्यापक, विपुल, असीम? तो इसका जो हमारा विकल्प है डी, असीम। केंद्र सरकार के कौशल विकास मंत्रालय ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC ने हुनरमंद कामगारों को रोजगार मुहैया करवाने के लिए 10 जुलाई 2020 को असीम नाम से नया पोर्टल लॉन्च किया। असीम का पूरा नाम क्या है? आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न हमारा, ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली पहली भारतीय दिव्यांग है? जागृति शुक्ला, प्रतिष्ठा देवेश्वर, विनीता सार्थक या देवांशी वर्मा? तो इसका जो हमारा बी, प्रतिष्ठा देवेश्वर। बी, प्रतिष्ठा देवेश्वर। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की लेडी श्रीराम कॉलेज की छात्रा प्रतिष्ठा देवेश्वर भारत की पहली दिव्यांग लड़की हैं जिसका चयन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पब्लिक पॉलिसी में मास्टर्स डिग्री के लिए हुआ है। कौन है? प्रतिष्ठा देवेश्वर। तो हमारी वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके काम आएगा। इस वीडियो को अच्छे से देख लें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।